का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड सीरीज़ थी अगरतंत्र को रिगार्डिंग और आपने काफ़ी ज़्यादा उसको प्यार दिया। इसी के रिगार्डिंग हम लोग जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे अगरतंत्र का चैप्टर नंबर 3 जिसको हम वन शॉट में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा यहाँ पे सोर्सेज़ ऑफ एक्सपोज़र ऑफ विश विद कंटेम्परेरी रेवेलेंस। तो मतलब रेलेवेंस। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि विष की सोर्सेज़ क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है विषदाता और एक होता है विषकन्या। विषदाता मतलब क्या होता है, जो किसी को पॉइज़न देता है उसको हम क्या कहते हैं, विषदाता। मतलब जो विष को देने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, विषदाता। और विषकन्या क्या होती है कि पुराने टाइम पे क्या होता था, राजा-महाराजा बचपन से क्या करते थे, छोटी बच्चियों को थोड़ा-थोड़े अमाउंट में विष का सेवन कराते थे ताकि आगे जाके क्या करें, उनके अंदर विषाक्तता उत्पन्न हो जाए और अपने शत्रु को वो मार दें। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं कि जो सोर्सेज़ हैं वो मेनली 2 कही गई हैं, विषदाता और विषकन्या। अदर सोर्सेज़ भी हैं लाइक फूड है, अभी हम बात करेंगे किस तरह से फूड में कौन से क्या लक्षण होंगे, कैसे पता लगेगा कि पॉइज़न उसमें कौन-सा पॉइज़न है या किस टाइप का पॉइज़न है, ठीक है? तो विषदाता क्या होता है कि किसी भी प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान या हानि पहुँचाने के लिए जो विष देता है उसको हम क्या कहते हैं, विषदाता। मतलब विष देने वाला क्या है, हमारा विषदाता है। और विषकन्या क्या होती है कि प्राचीन काल में राजा लोग अपने दुश्मनों की हत्या के लिए क्या करते थे, विष कन्या का प्रयोग करते थे। ये क्या करती थी, छोटी कन्या को क्या करते थे, बचपन से ही विष का थोड़ा-थोड़ा सेवन कराते थे और उसके बाद क्या करते थे, विष की मात्रा को बढ़ा देते थे। जिसकी वजह से क्या होता था, इनके शरीर में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती थी कि इनके जो बिस्तर होता था उस पे जो भी खटमल वगैरह थे वो भी मर जाते थे। अगर इनके नहाए हुए पानी को अगर वहाँ पे आके मच्छर वगैरह बैठ गए तो उसकी भी डेथ हो जाती थी यहाँ पे, ठीक है? तो विष कन्या के लक्षण क्या है बताए गए हैं, देखो। विष कन्या के माथे पर क्या रहेगा, पुष्प या कोमल पत्र रखने पर वह मुरझा जाता है। अगर तुम विष कन्या के माथे पे पुष्प रखोगे या एक नर्म पत्ता रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, वो मुरझा जाएगा। उसकी चारपाई में खटमल, जुएँ और कीट वगैरह मर जाते हैं। उसके स्नान के जल से मक्खियाँ और मच्छर भी मर जाएँगे और विष कन्या जिससे भी स्पर्श करती है उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी खतरनाक होती थी ये, ठीक है? तो ये तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सोर्सेज़ ऑफ एक्सपोज़र ऑफ विष विद कंटेम्परेरी रिवेलेंस। और दूसरा है विषाक्त आहार परीक्षा। अब देखो विष की किस तरह से हम परीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विषाक्त आहार परीक्षा में। अगर विष क्या हुआ है, किसी ने पिया है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, शिरोरुख होगा, मूर्छा रहेगा, हृदय रुक रहेगा और ये सारे रोग मिलेंगे। मतलब हृदय से रिलेटेड रहेगा, सिर में पेन रहेगा और मूर्छा रहेगी। अगर किसी ने विष को मुँह में डाला है, लिक्विड की फॉर्म में मुँह में है, तो क्या रहेगा, होठों में चिमचिमाहट रहेगी, जड़ता रहेगी, शून्यता रहेगी, नंबरनेस हो जाएगी होठों में विमरता मिलेगी, गले के रोग हो जाते हैं। और अगर किसी ने भोजन और पेय अगर कहाँ पे, आंत्र में, मतलब उसके इंटेस्टाइन में प्रवेश कर गया है विष, तो क्या रहेगा, रोगी मूर्छित रहेगा, उसको मद, मोह, दाह, बलनाश, तंद्रा, काशरी ये सब स्थिति मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पॉइज़न है वो अब कहीं न कहीं एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो चुका है। इसी तरह विषयुक्त दातुन, अगर किसी ने युक्त दातुन कर लिया तो क्या रहेगा कि विषयुक्त दातुन के क्या लक्षण है कि जो उसकी कूची है, मतलब जो उसका अग्रभाग है वो कैसा रहता है, सूखा हुआ होता है और रोगी के जो दाँत हैं उसमें सूजन हो जाती है, उसके होंठ और मुख की जो मांसपेशियाँ हैं वो जकड़ जाती हैं। इसी तरह अगर किसी ने विष वाला तेल लगा लिया तो क्या रहेगा, सिर दर्द रहेगा, बालों का झड़ना, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर किसी ने अंजन का सेवन किया तो आँखों में जलन रहेगी, अति अश्रुस्राव, बहुत ज़्यादा उसको आँसू आएँगे, ठीक है? आँखों में चिपचिपाहट रहेगी और लालिमा, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी विष की पंचभौतिक परीक्षा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इस चैप्टर में। तो अब देखो किस तरह से करते हैं कि शब्द कैसे पता लगाते हैं। अगर तुम किसी भी आहार वगैरह में है तो विष की क्या पता लगाएँगे, शब्द कैसा? अगर हम उसको अग्नि में डालेंगे तो अग्नि में डालने के बाद कैसी आएगी, चट-चट की आवाज़ आएगी। मान लो कोई ऐसा फूड था जिसमें विष मिला हुआ था, तो जब तुम उसको अग्नि में डालोगे तो कैसे आएगी, चट-चट की आवाज़ आएगी। अगर तुम उसको स्पर्श करोगे तो क्या रहेगा, दाह रहेगी, तोद रहेगा, शून्यता रहेगी। इसी तरह उसका अगर रूप देखोगे तो कैसा रहेगा, मयूर कंठ प्रतिमा, मतलब जैसे मोर का कंठ होता है उसके समान उसकी प्रतिमा दिखाई देगी। रस की अगर बात करते हैं, विनिष्यति मक्षिका अवस्थिता, ठीक है? और अगर गंध की बात करते हैं तो तीक्ष्ण धूमगंध, जैसे धुएँ से गंध आती है उस तरह की उसमें गंध आएगी, ठीक है? और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं आपके, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, जैसे कि कौन से पशु में या कौन से पक्षी में क्या लक्षण मिलते हैं अगर विष की परीक्षा करते हैं। तो जैसे अगर सपोज करो तुम विष को अगर चकोर के सामने ले जाओगे ना, चकोर पक्षी के सामने, तो उसकी जो आँखों की लाली है वो नष्ट हो जाएगी। अगर जीव या जीवक पक्षी के सामने ले जाओगे तो वो देखते ही मर जाता है। अगर कोयल के सामने ले जाओगे उसके स्वर बदल जाएँगे, उसकी जो वॉइस है वो बदल जाएगी। अगर बंदर को विष दे दोगे तो मल त्याग करता है। अगर क्रोंच को देखोगे, क्रोंच पक्षी, तो नशा चढ़ जाता है उसको विष से। और मोर कैसा हो जाता है, असहज हो जाता है, ठीक है, पर्सन हो जाता है।
व्यंजन में अगर विष मिला है तो व्यंजन सूख जाएँगे, अगर पानी है तो या तो काले रंग का हो जाएगा, उसमें झाग और उसमें बुलबुले देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मांस रस की, तो मांस रस में क्या देखने को मिलेगा? नीली रेखाएँ आ जाती हैं। दूध में कैसे? ताम्रवर्ण की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू के पॉइंट। ठीक है? कि विषाक्त आहार मतलब अगर दूध में विष मिलाया गया तो उसमें कौन-सी रेखाएँ मिलती हैं? दही अगर है तो श्याम वर्ण की रहेंगी, अगर तक्त है तक्र में मिलाया गया तो श्वेत काली वर्ण की रेखाएँ मिलेंगी और अगर घृत में मिलाया है तो पानी के समान हो जाएगा घी हमारा जैसा उसमें मतलब उसका फैट ही नहीं रहेगा, ठीक है? अगर हम मधु की बात करते हैं तो काली या हरे रंग की रेखाएँ मिलेंगी, अगर जल की बात करते हैं तो काली रेखा और अगर हम तेल की बात करते हैं तो गुलाबी रेखाएँ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? इसी तरह जो कच्चे फल होते हैं वो पक जाते हैं और अगर पके हुए फल हैं तो पकते वो क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे जनरल पॉइंट्स हैं। अब देखो इसके बाद है सामूहिक विष प्रयोग। सामूहिक विष मतलब क्या है कि पूरे एक एरिया में वहाँ पे क्या कर देना विष दे देना, ठीक है? विषाक्तता उत्पन्न करना। लाइक पहले टाइम पे क्या होता था अगर कोई राजा महाराजा किल करना चाहते थे पूरे एक दूसरे अपने दुश्मन एरिया को, तो क्या करते थे कि उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में विषाक्तता उत्पन्न कर देते मतलब विष को फैला देते थे, ठीक है? चाहे वो वायु के ज़रिए है या फिर नदी में विष डाल देते थे तो वहाँ की जो जनता थी वो पूरी मर जाती थी। इसी के रिगार्डिंग कि भाई इसी को कहा जाता है सामूहिक विष। तो मतलब क्या है कि सामूहिक विषाक्तता मतलब सभी को हो गया, ठीक है? एक कॉमन तो विष का प्रयोग एक व्यक्ति या समूह रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में क्या करते थे सामूहिक विष प्रयोग का वर्णन मिलता है। सामूहिक विष प्रयोग की आवश्यकता युद्ध के समय होती है जैसे कि आधुनिक युग में कोई भी प्रकार की गैस जैसे आजकल के टाइम पे गैस वगैरह का यूज़ करते हैं हम, ठीक है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार कई बार युद्ध में एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था, तो उस टाइम पे क्या करता था अपनी शत्रु की सेना को नष्ट करने के लिए वो क्या करता था विष का प्रयोग करता था। उस अवस्था में मार्ग के आस-पास के जो पेड़ थे, पौधे थे, पत्ते थे, उन सब की क्या हो जाते थे विषाक्तता हो जाती थी। ठीक है? ऐसी हालत में विष वैद्य की सहायता से दूषित पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता था और दूषित हुए जीवों को चिकित्सा दी जाती थी। मतलब क्या था कि अब अगर पता भी तो चलना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में विषाक्तता किस उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है और अगर हो गई है तो उसमें क्या उसको वहाँ पे डायग्नोस है या फिर उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इसी के रिगार्डिंग फिर यहाँ पे बात चलती है कि अगर किसी ने दूषित जल तो जल में अगर विष मिलाया है तो उसके क्या लक्षण रहेंगे? अगर किसी ने जल में विष मिलाया है या जो जल है वो दूषित है तो उसमें क्या रहेगा कि विष से दूषित हुआ जल स्वाद रहित हो जाएगा, उसमें र रस नहीं रहेगा। जैसे अभी बताया था पहले भी मैंने कि उसमें रस नहीं रहता है, ठीक है? इसमें उष्णता हो जाती है और अनेक प्रकार की लहरें उठती हैं और झाग वाला हो जाता है और क्या होगा जो भी पक्षी है या मछली है इस पानी को पी के मर जाएँगे। जो जलाशय वो कीचड़ तथा कमल पत्र से भरा होता है। ये बात ध्यान रखना। मकड़ी के जालों से युक्त होता है जलाशय। इस जल को छूने से पीड़ा हो जाएगी, कंडू होगा और अंगों पर लगने से के साथ क्या हो जाएगा शोथ मतलब एडीमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग। इसको पीने से दाह पैदा होती है, बेहोशी होती है और इस जल में मनुष्य, घोड़े, हाथी जो भी नहाता है उसको वमन, मोह, ज्वर, दाह और शोफ हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। अब इसकी चिकित्सा क्या करनी है? तो ये तो देखो यहाँ पे पता चल गया कि उस टाइम पे था कि पता चल गया कि भाई यहाँ पे विषाक्तता हो चुकी है, जो जल है उसको दूषित कर दिया गया। तो उस टाइम पे इसकी चिकित्सा क्या करते थे? तो जल को शुद्ध करने के लिए क्या करते थे? धाय, अश्वगंध, विजयशार, पारीभद्र, पाटला, निर्गुंडी, मोखा, अमृतास इन सबको क्या करते थे? इनमें और भी द्रव्य हैं, उनको जलाने के बाद क्या करते हैं इसकी ठंडी हुई भस्म मतलब इसकी जो राख होती थी उसको जल में छिड़क देते थे जिससे जल की विषाक्तता समाप्त हो जाती है। मतलब क्या करना है ये जो प्लांट बताएँ अर्कशे अश्वगण, विजयशार, ठीक है, पारीभद्र तो इनको जलाओ और जलाने के बाद क्या करो इनकी जो राख बनेगी उसको उस स्थान पे जहाँ पे जल में विषाक्तता हुई है वहाँ पे डाल दो तो उसकी जो विषाक्तता थी वो खत्म हो जाती थी। इसी तरह ये इंपॉर्टेंट है ये आते हैं अभी पिछली बार ये एमजीजी-एयू में आया था, ठीक है? दूषित जल और वायु के लक्षण क्या होंगे, उसकी चिकित्सा क्या होगी? 5 मार्क्स में पूछा था। ये इंपॉर्टेंट है तो याद करके जाना मैं बार-बार तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें देखो दूषित भूमि के लक्षण और चिकित्सा क्या बताई है। अगर विष से दूषित भूमि कहीं पर जली हुई होती है उस पर क्या होता है उगे हुए घास-फूस मुरझाते हैं। कीड़े-मकोड़े, सर्प, बिच्छू वगैरह भूमि पर मरे हुए दिखाई देते हैं। उस भूमि पर चलने से प्राणी की और पक्षियों को क्या हो जाता है कंडू हो जाता है। अगर शोथ और जलन होता है और उनमें क्या होगा रोम और नख गिर जाता है मतलब नाखून और बाल वगैरह गिरने लगते हैं। स्वाभाविक गंध, वर्ण और स्पर्श का त्याग हो जाता है मतलब जो भी भूमि है उससे जो गंध थी, उसमें जो वर्ण था, उसका जो स्पर्श था वो नाश हो जाता है। सर्प, व्याल, मक्षिका, उल्लूकुल, जंब आदि इन सब का आगमन हो जाता है, ठीक है? मतलब ऐसे सारे वहाँ पे साँप वगैरह आ जाएँगे उस भूमि पे, ठीक है? या पक्षी इधर-उधर घूमते हैं, कुकुर ज़्यादा भौंकते हैं, ठीक है? ऐसे ही क्या होगा धूमि के स्पर्श करने से शून्यता, शोथ, दाह और हो जाता है। तो अगर कोई स्पर्श कर ले तो शून्यता रहेगी, शोथ रहेगा, दाह ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इसकी क्या चिकित्सा बताई गई है?
तो इसकी चिकित्सा के लिए क्या कहा गया कि सारिवा को एलादिगंड के साथ सूरा में पीसकर दूध और काली मिट्टी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। सिंपल क्या करना है तुम्हें कि सारिवा और एलादी जो है गण उसके द्रव्यों को क्या करना है, सूरा और दूध में पीसना है और काली मिट्टी मिलाकर उस पर छिड़काव करना है। जो अगध दूषित हुआ है, जो अंग दूषित हुआ है वहाँ पर भी छिड़काव करना चाहिए। मतलब अगर सपोज करो स्पर्श से आने तुमने क्या किया, उस जो दूषित मिट्टी को छू लिया है तो उसका स्पर्श हुआ है, तो उस पर भी तुम छिड़काव कर सकते हो। पूरे मार्ग पर वायव्य डंग पाठा अपराजिता का कषाय बनाकर छिड़कना चाहिए, ठीक है। और अजा, भेड़ और हाथी के मूत्र, मांस, रक्त को सुगंधित द्रव्यों के साथ जल में उबालकर छिड़काव करना चाहिए। ये सारे यहाँ पे इसकी चिकित्सा बताई है। अब इसके बाद बात करते हैं विष दूषित वायु। मतलब अगर वायु में कहीं न कहीं विषाक्तता उत्पन्न हुई तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे और क्या उसकी चिकित्सा रहेगी? तो कई बार शत्रुओं के कारण हवा और वायुमंडल दोनों विषाक्त हो जाते हैं। विष से दूषित वायु में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आँख और कान पर प्रभाव पड़ता है ना? तो आँख और कान पे प्रभाव देखने को मिलता है। धुआँ और वायु दूषित होने से क्या होगा? पक्षी भूमि पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। मनुष्य में श्वास, कास, शिरोरोग, नेत्र रोग ये सब मिलते हैं, ठीक है? अगर हम बात करते हैं जो दिशा है, उस जो वायु की जो दिशा है उससे विपरीत दिशा में वायु का गमन होता है, ठीक है, चलती है। अति निश्चल, वेग युक्त, कर्कश, अति रुक्ष और अति शब्दयुक्त वायु का चलना, ये सारे लक्षण बताए गए कि वहाँ पे कहीं न कहीं जो है हमारी वायु है उसमें विषाक्तता उत्पन्न हो चुकी है। तो इसके लिए क्या बताया गया? प्रदूषित वायुमंडल के प्रतिकार के लिए लाख, हल्दी, तमालपत्र, तगर, कुट, पिरियंगु इन सबको क्या करना है? आग में डालकर उनके धुएँ से विषाक्त हवा को या वायुमंडल को शुद्ध करना चाहिए, ठीक है? या फिर तुम्हें क्या कर सकते हो, जो शिग्रू आदि अगध है उसका प्रयोग कर सकते हो। तो इसके बाद ये हुआ हमारा टॉपिक नंबर बी, जो हमारे इस सिलेबस में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे था विषाक्त आहार परीक्षा। और अब हम बात करेंगे एडल्ट्रेशन एंड टेस्ट फॉर इट्स डिटेक्शन, ठीक है। एडल्ट्रेशन क्या होता है, उसके टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मैंने मेंशन किया हुआ है। ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि बुक पूरी, अगर बुक पढ़ानी होती तो मैं पूरा फिर बुक ही पढ़ा देता। तो जो चीज़ हमें पढ़नी है वही यहाँ पे मैंने मेंशन की है। अगर ये 5 मार्क्स में आएगा मोर देन सफिशिएंट है और मोर देन इनफ है, आप लिख के आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी क्वालिटी है फूड की, या तो उसको हम लो कर दें, क्या कर मिलाकर, या तो इन्फीरियर कोई मटेरियल मिला दें, या जो भी उसका वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट था, ठीक है, उसको बाहर निकाल लें, ठीक है। तो यह क्या है, प्रोसेस है इन विच द क्वालिटी ऑफ फूड इज लोअर्ड। या तो हम क्या करें, एडिशन कर दें किसका, इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल, कोई घटिया क्वालिटी का मटेरियल डाल दिया, उसके अंदर जो अच्छी चीज़ थी उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और बाकी हमने मार्केट में उतार दिया। तो इसको कहा जाता है फूड एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब फूड खाने के साथ या किसी भी मटेरियल के साथ छेड़खानी, ठीक है। फूड इज सेज टू बी एडल्टेड। अब कब कहा जाएगा कि एडल्टरेट हो चुका है? जब वहाँ उसमें क्या हो, या तो सब्सटेंस एडिड किया जाए, ठीक है, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और मतलब क्या है, जो भी सब्सटेंस है वो इंजरीज करे ह्यूमन के, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडल्ट्रेट फूड कहेंगे। तो एडल्ट्रेशन क्या है, अगर हम बात करें, एक लीगल टर्म है जिसका मीनिंग क्या है कि एक फूड प्रोडक्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, लीगल स्टैंडर्ड को है, वो उसको मेल नहीं खाता, ठीक है। वन फॉर्म ऑफ अनदर सब्सटेंसेस टू ए फूड आइटम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड item in raw form or of peripheral form which may result in loss of actual quantity of food item। मतलब सिंपल सी अगर बात सुनो यहाँ पे, यही है कि अगर जो हमारी लीगल कंडीशंस हैं कि भाई जो गुड फूड की लीगल कंडीशंस है, उस कंडीशन को वो मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एडल्ट्रेट फूड कहलाएगा। वो कहलाएगा हमारा एडल्ट्रेट फूड कहलाएगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रिपेयर करना फूड में जिसमें उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कराने के लिए उसकी क्वालिटी को ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ एडल्ट्रेंट। तो एडल्ट्रेंट क्या हो सकते हैं? सैंड, मार्बल चिप्स हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं, मड हो सकते हैं, या फिर कुछ टॉक हो सकती है, चॉक वगैरह हो सकती है, ठीक है, वाटर हो सकता है, मिनरल ऑयल हो सकता है और कुछ हार्मफुल कलर्स हो सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ एडल्ट्रेंट्स और उनके हार्मफुल इफेक्ट, जैसे मिल्क है, तो हम मिल्क में क्या एडल्ट्रेंट यूज़ किया जाता है? अनहाइजीनिक वाटर यूज़ कर सकते हैं, चॉक का पाउडर यूज़ करते हैं, उसको ठीक है, सोप पाउडर यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या यूरिया, है ना। तो मिल्क में क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं एडल्ट्रेंट की फॉर्म में। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? फूड पॉइज़निंग हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, नोज़िया, वोमिटिंग, ये सारे जो भी जीआईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी। इसी तरह ब्लैक पेपर में क्या मिलाया जाता है? पपाया की सीड, जो पपाया होता है हमारा पपीता, उसके बीज मिला दिए जाते हैं। तो उससे क्या हो सकता है? लीवर डिजीज़ हो सकते हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जो हमारा ऑयल है, ठीक है, जो हमारा सरसों का तेल है उसमें क्या मिला जाता है? अर्जिन सीड मिला देते हैं। जो सीवियर ग्लूकोमा हो सकता है, एपिडेमिक ड्रॉप्सी हो सकती है, ठीक है। घी जो है उसमें वेजिटेबल ऑयल या एनिमल का जो बॉडी फैट है उसको मिला सकते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, कार्डियोमेगाली, हार्ट का एनलार्जमेंट, या फिर हमारा लैक ऑफ आरबीसी होना, ठीक है। इसी तरह जो हमारा चिल्ली पाउडर होता है, हमारी जो मिर्ची वगैरह होती है उसमें ब्रिक का पाउडर मिला दिया जाता है, या कभी कभी डस्ट मिला दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? स्टमक डिजीज़ हो जाएगी या फिर कैंसर हो सकता है।
टर्मेरिक पाउडर में क्या मिलाते हैं, येलो एनिलीन डाई मिलाते हैं, और जो कि नॉन परमिटेड है, ठीक है, ये क्या करती है, येलो कलर देती है, ठीक है, तो ये कलरेंट की तरह यूज़ की जाती है। इस पे एमसीक्यू बनता है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें एमसीक्यू बनता है कि येलो एनिलीन किस में मिलाया जाता है, तो टर्मेरिक पाउडर में मिलाया जाता है, कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉज करता है और स्टमक डिसऑर्डर भी कॉज करता है। तो ये कुछ यहाँ पे हमारे एडल्ट्रेंट्स हो गए और उनके हार्मफुल इफेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन कैन हैव अ रेंज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। इट कैन नॉट यू लीड टू टॉक्सिसिटी इन द बॉडी बट ऑल्सो कैन लीड टू द पैरालिसिस और इवेंचुअली डेथ। तो ये केवल टॉक्सिसिटी नहीं करता है, जो भी हमारा एडल्ट्रेशन है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को पैरालिसिस भी कर सकता है और इवन डेथ भी कॉज करा सकता है। सब एडल्ट्रेट कुछ ऐसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो हमारे हार्ट फेलियर करा सकते हैं, लीवर डिसऑर्डर करा सकते हैं, किडनी डिसऑर्डर करा सकते हैं और अदर चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब देखो यहाँ पे टेक्निक क्या है, अब हमें कैसे पता लगता है कि डिटेक्शन किस तरह से करें, ठीक है? तो 2 तरीके से होता है। पहला होता है लैब मेथड, लैब में 2 मेथड होते हैं, ठीक है? कौन से? एक होता है क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव ऐसे, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव ऐसे। तो क्वालिटेटिव ऐसे क्या है कि इसमें केवल हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ पॉइज़न कौन-सा मिलाया गया है, ठीक है? तो टाइप ऑफ पॉइज़न, हमें केवल टाइप ऑफ पॉइज़न पता लगता है। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव ऐसे में, तो इसमें हमें टाइप ऑफ पॉइज़न भी पता लगता है कि फूड के अंदर कौन-सा टाइप ऑफ पॉइज़न है, और साथ में उसकी क्वांटिटी भी पता चलती है कि कितनी क्वांटिटी में उसको मिलाया गया है। तो लैब में 2 मेथड होते हैं, पहला है क्वालिटेटिव ऐसे और दूसरा है क्वांटिटेटिव ऐसे। दिस टेक्निक हेल्प्स टू डिटरमाइन टाइप ऑफ पॉइज़न, यहाँ पे केवल टाइप ऑफ पॉइज़न पता लगता है, और इसका एग्जांपल है, एक मेथड है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है? उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इसी तरह जो क्वांटिटेटिव ऐसे है उसमें क्या करते हैं, हम टाइप ऑफ पॉइज़न भी पता लगता है और साथ में उसकी क्वांटिटी भी पता लग जाती है। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, जैसे लाइक गैस क्रोमैटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, रेडियो इम्यूनो एसे है, एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम टेस्ट फॉर एडल्ट्रेशन की अगर बात करें, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हल्दी वाला जो टेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, तुम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या गया है, एक टर्मरिक पाउडर लो, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, उसमें क्या करो, कुछ वाटर को ऐड करो, वाटर की ड्रॉप, और उसमें क्या डालो, कंसनट्रेटेड HCl डालो। अब उसे क्या कर दो, शेक करो। अब उसमें अगर पिंक कलर आता है तो वो प्रेजेंस करता है किसकी, मिथाइलिन येलो। मैंने क्या किया, एक एक जार लिया, उसके अंदर क्या किया, हल्दी हल्दी डाली, अपना टर्मरिक डाला, ठीक है? टर्मरिक डालने के बाद क्या किया, उसमें क्या डाला, वाटर डाला, ठीक है? वाटर डालने के बाद क्या डाला उसमें, जैसे ही अगर मैंने HCl डाला और यहाँ पे अगर इसका पिंक कलर आया है, तो क्या, अगर कैसा है पिंक कलर, तो यहाँ पे समझो कि किसका प्रेजेंस है, मिथाइनिल येलो का यहाँ पे प्रेजेंस है। अगर यहाँ पे स्मेल आती है या स्मॉल बबल्स आते हैं, तो किसकी प्रेजेंस होगी, चॉक पाउडर, ठीक है? तो 2 चीज़ों का ये टेस्ट है, ये तो चॉक पाउडर का बताएगा, अगर यहाँ पे क्या आएगी, बबल्स वगैरह आएंगे तो चॉक पाउडर है, और यहाँ पे अगर क्या है, यहाँ पे पिंकिश कलर आया तो मिथाइलिन येलो यहाँ पे मिलाया गया है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं रीज़न क्या हो सकते हैं एडल्ट्रेशन के। तो भाई कोई प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहता है, ये रीज़न हो सकता है, अपना वेट बढ़ाना चाहता है उस सब्सटेंस का, या ठीक है, तो इनकी वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना चाहता है ना? और जब सप्लाई अगर लेस है और डिमांड लेस देन डिमांड, वो ठीक है, और कट डाउन द प्रोडक्ट कॉस्ट। मान लो जो मार्केटिंग कंपटीशन है, तो वहाँ पे क्या किया, एक 100 रुपये का दे रहा है, एक 80 का दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कहीं ना कहीं रेलिट्रेशन हुआ है, ठीक है? शॉर्टेज ऑफ ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स एट अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो इंग्रेडिएंट उसमें डलने हैं वो है ही नहीं, तो तुमने क्या किया, दूसरा एडल्ट्रेंट डाल दिया। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल है, और या फिर अपडेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक्स, मतलब किस तरह से प्रोसेसिंग वगैरह उसको, कोई उनके पास अपडेशन नहीं है, ठीक है? और क्या हो सकता है कि भाई उसके पास इनएडिक्वेट नॉलेज है, किसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एसोसिएट फूड सेफ्टी रिस्क रिगार्डिंग, या लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है, अपडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द एडल्ट्रेशन रिलेटेड फूड सेफ्टी आउटब्रेक, तो ये सारे कॉज हो सकते हैं, ठीक है? अब है नेक्स्ट हमारा, ये हमने पढ़ा फूड एडल्ट्रेशन के बाद। अब देखो फूड एडल्ट्रेशन हमारा हुआ, ठीक है? एडल्ट्रेशन एंड इट्स टेस्ट फॉर इट्स डिटेक्शन, ठीक है? अब इसके बाद है टेक्निक यूज इन डिटेक्शन ऑफ पॉइजन। अभी बताया था यहाँ पे 2 थी, एक क्वालिटेटिव था और दूसरा क्या था, क्वांटिटेटिव ही हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं विरुद्ध आहार और उसकी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस के बारे में, ठीक है? तो अब यहाँ पे अब देखो विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार क्या है, कि वो आहार चरक सूत्र स्थान के 26/85 में क्या कहा गया है, यत् किंचितम दोषम अ, अस्त्राव्यम न निर्यते कायत आहारणात् तत्र सर्वम हितायोपद्यते, ठीक है? एक बार ये श्लोक आप लोग चेक कर लेना, थोड़ा विजिबल नहीं है क्लियरली, तो इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, ठीक है? एक बार आप चरक सूत्र स्थान से 25 चैप्टर में 85 नंबर श्लोक में उसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है? जो
तो हम कह सकते हैं जो आहार द्रव्य दोषों को अपने स्थान से चलायमान कर देते हैं, लेकिन उनसे शरीर को बाहर नहीं निकालते, वो आहार क्या कहलाता है? विरुद्ध आहार कहलाता है। मतलब क्या है कि दोषों को उत्क्लेशित तो करता है, लेकिन दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालता है। उस आहार को हम क्या कहते हैं? विरुद्ध आहार। या हम कह सकते हैं कि दोषों को बढ़ाता तो है, लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकालता। तो उसको हम क्या कहते हैं? विरुद्ध आहार कहते हैं। तो या देह की धातु के विपरीत गुण वाले द्रव्य जो क्या करते हैं? शरीर की धातुओं के विरुद्ध होते हैं। ये ऐसे आहार द्रव्य, ऐसे द्रव्य जो क्या है कि शरीर की धातु जो है हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके विपरीत है। ठीक है? उनके विरुद्ध हुए, उनको क्या कहा जाता है? विरुद्ध आहार कहा जाता है। अब इसका वर्णन कहाँ पे है? अभी मैंने बताया, चरक सूत्र सांख्य 26 में इसका वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने 18 बताए। कौन सा? देश, काल, अग्नि, मात्रा, सातवें दोष, संस्कार, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग, हृदय, संपद और विधि। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 10 नंबर का है ये इस बार। ठीक है, ये 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। विरुद्ध आहार 100% मैं बोल रहा हूँ, तो इसको याद करके जाना। इस पूरे चैप्टर में की पूरे चैप्टर की जान हमारा विरुद्ध आहार है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है देश विरुद्ध। अनुपदेश में अगर मान लो देश विरुद्ध क्या है कि विरुद्ध आहार का मतलब क्या है कि विपरीत आहार करना। जैसे मान लो अगर आप अनुपदेश में रह रहे हो, तो उस अनुपदेश में रहने के बाद अगर आप स्निग्ध, शीत, औषधि या अन्य द्रव्यों का सेवन कर रहे हो, ठीक है? या फिर अगर हम बात करते हैं जांगल देश में आप रह रहे हो, उसमें एक तो जांगल देश में क्या है, वात बढ़ा हुआ है, वात देश की प्रधानता रहती है, उसमें भी आप क्या कर रहे हो? रुक्ष या तीक्ष्ण भोजन का सेवन कर रहे हो, तो वो हो जाएगा देश विरुद्ध। इसी तरह काल विरुद्ध। अगर ठंडा है तो ठंडे में आप आइसक्रीम खा रहे हो, तो भी काल विरुद्ध हो गया। या रात्रि में क्या कर रहे हो? सत्तू का सेवन कर रहे हो, तो ये हो गया काल विरुद्ध। ये मतलब उस काल में, उस टाइम पे वो चीज़ नहीं खानी थी, आप फिर भी सेवन कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? आपकी धातुओं को नुकसान पहुँचाएगा। इसी तरह अग्नि, मतलब मंद अग्नि है, उसमें शीत द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हो, तो एक तो अग्नि वैसे ही मंद है, उसमें भी तुम शीत द्रव्य कर रहे हो, तो वो अग्नि और ज़्यादा मंद हो जाएगी। इसी तरह मात्रा विरुद्ध, अगर तुमने समान मात्रा में क्या लिया? मधु तथा जल, या सम मात्रा में घी और मधु का प्रयोग किया, तो तुम्हारी जब भी मतलब क्या होगा? ये भी विरुद्ध आहार की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये भी तुम्हारी धातु वगैरह को नुकसान करेगा। इसी तरह सातवें में, सातवें का मतलब होता है अपनी जो शक्ति है उसके, सत्व है उसके अगेंस्ट में। जैसे कटुरस और उष्णवीर्य आहार, साथ में व्यक्ति के लिए मधुर रस और शीतवीर्य आहार का प्रयोग करना। ठीक है, इसी तरह दोष विरुद्ध, दोष विरुद्ध मतलब क्या है कि वात, पित्त, कफ के जो समान गुण वाले हैं, उन आहार का क्रम का सदैव सेवन करना। ठीक है, मतलब वात भी जो है वात के का गुण वाले द्रव्यों का कंटिन्यू सेवन करो, पित्त के गुण गुण का, तो क्या हो जाएंगे? दोष के विरुद्ध हो जाएंगे। इसी तरह संस्कार, जैसे अगर मान लो तुमने एरंड की लकड़ी पर क्या बनाया है? एरंड के तेल में गोरैया बनाया, मोर बनाया, लावा, तीतर, ये इन सब का मांस बना लिया, ये किसी का भी मांस बनाया और उसका सेवन किया, तो वो कैसे हो जाएगा? संस्कार। मतलब उसका पाक हो वो सही से नहीं था, वो पाक इसमें कर ही नहीं सकते, और वो तुम्हारी बॉडी में जाके क्या करेगा? विषाक्तता उत्पन्न करेगा। वीर्य, जैसे शीत वीर्य द्रव्य का उष्ण वीर्य द्रव्य के साथ प्रयोग कर लिया। ठीक है, आइसक्रीम और चाय, जैसे बहुत लोग होते हैं कि अभी चाय पी उसके बाद फौरन आइसक्रीम खा ली, तो वो हमारा हो गया वीर्य विरोध। इसी तरह कोष्ठ, कोष्ठ क्या है? मृदु कोष्ठ। अगर मान लो किसी का मृदु कोष्ठ है कि भाई उसे थोड़े से में भी विरेचन हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना? गरिष्ठ या तीक्ष्ण द्रव्य का, भारी द्रव्य या तीक्ष्ण द्रव्य का वहाँ पे सेवन कर रहे हो। अगर अवस्था, अवस्था मतलब व्यायाम, मैथुन क्रम किए हुए व्यक्ति के द्वारा वातवर्धक आहार, अभी तो वो व्यायाम करके आया, फिर उसने मैथुन वगैरह किया, या फिर उसने काम वगैरह किया, अब तुम उसे वातज आहार दे दो, तो एक तो वात पहले ही बढ़ा है, तुम उसकी वात और बढ़ा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवस्था विरुद्ध। इसके बाद है क्रम विरुद्ध। क्रम में क्या है कि भाई बिना मलमूत्र का त्याग किए हुए, मलमूत्र को रोक रखा है और फिर भी तुम खाना वगैरह खा रहे हो, तो वो हो जाएगा क्रम विरुद्ध। इसी तरह परिहार, मतलब जैसे सुअर आदि मांस खाने के बाद उष्ण वीर्य वाली, कि भाई जो तुम्हें एक चीज़ मना की गई थी, जैसे गर्म, नॉर्मली घर पे कहा जाता है कि चाय पिए, ठंडा पानी मत पीना, तो वो जो अगर आएगा वो होगा परिहार विरुद्ध। ठीक है, इसी तरह उपचार विरुद्ध, जैसे मान लो तुम्हें घृत सेवन का है, तो अभी तुमने घी सेवन कराया या तुम्हारा स्नेहन कराया, स्नेहन के में क्या किया? घृतपान कराया, तो घृतपान के बाद उष्ण जल पिलाते हैं, लेकिन घृतपान के बाद क्या किया? अभी तुमने घृतपान किया, अब तुमने जाके क्या किया? शीत जल का सेवन कर लिया, तो वो हो जाएगा उपचार विरुद्ध। इसी तरह पाक विरुद्ध, पाक विरुद्ध मतलब अभी तुम्हारा फूड सही से पका नहीं था, फूड का पाचन नहीं हुआ था, तुमने फिर से आहार का ग्रहण कर लिया, वो हो जाएगा पाक विरुद्ध। इसी तरह संयोग, जैसे गुड़ और मकोए, या गुड़ और मधु के साथ मूली का प्रयोग, या अम्ल रसों के साथ दूध का प्रयोग करना, तो हो जाएगा संयोग, मतलब जिनका कॉम्बिनेशन ही सही नहीं बैठ रहा है उसका ठीक है। इसी तरह हृदय, जो हृदय के मतलब मान लो मेरे हृदय का मन नहीं है ग्रहण करने का, ऐसा मतलब जो मनोकूल भोजन ना हो, उसको ग्रहण करना। संपद विरुद्ध, मतलब जिस आहार में आहार रस ही ना हो, ठीक है, मतलब ऐसा आहार खाना जिसमें कोई आहार रस ही नहीं है, जिसको कोई टेस्ट ही नहीं है, जिसमें कोई मज़ा ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हृदय विरुद्ध, संपद विरुद्ध। इसी तरह वृद्धि, मतलब एकांत में भोजन ना करना, ठीक है, सही आसन से ना बैठना, बोलते हुए भोजन करना, ये कहलाएगा हमारा विधि विरुद्ध। तो इस तरह से हमारे पास कितने हो जाते हैं? हमारे 18 टाइप के जो हमारे विरुद्ध आहार हैं वो होते हैं। देश, काल, अग्नि, मात्रा, साथ में 2 संस्कार, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार का पाक, संयोग, हृदय, संपद और विधि। इसके बाद
विरुद्ध आहार जन्य रोग, तो विरुद्ध आहार से क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न होंगे। कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, नपुंसकता, बगंदर, अंधापन, मूर्छा, मद, विसर्प, जलोदर, विस्फोट, आद्यमान, आटोप, पागलपन, गलगिरह, पांडु, किलास, कुष्ठ, ग्रहणी, ज्वर, शोथ, अम्लपित्त, पीन, संताप, दोष, मृत्यु, ये सब लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, इसकी चिकित्सा क्या बताइए कि उसका वमन विरेचन कराओ, वमन विरेचन कराने के बाद करो शामक औषधि का शमन वाली करने वाली औषधि का प्रयोग करो, या पूर्व से ही उसका हितकर आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, या तो भाई तुमने अगर सेवन कर लिया है विरुद्ध आहार का तो शमन चिकित्सा कराओ, और बेटर ये है कि शमन चिकित्सा ना हो की नौबत ना आए, तो इससे बेटर ये है कि तुम क्या करो, पहले से ही जो हमारा आहार है उसका सम्यक प्रकार से सेवन करना चाहिए। अब विरुद्ध आहार के साथ में कौन हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर विरुद्ध आहार का फर्क नहीं पड़ता, जैसे व्यायाम करने वाले, स्निग्ध शरीर वाले, ठीक है, जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा वो है, बड़ी हुई है, प्रदीपित अग्नि वाले, युवा व्यक्ति है, या बलवान पुरुष में है, ठीक है, या देश में ऐसे है जहाँ पे बलवान देश है, तो उनपे उनके होने के कारण क्या होता है, जो साथ में या फिर साथ में होना, तो विरोधी खान-पान भी क्या हो जाता है, दुःखकारक नहीं होता, और विरुद्ध आहार थोड़ी मात्रा में दुःखकारक नहीं होता। मतलब ऐसे लोगों को जो हमारा विरुद्ध आहार है वो भी नुकसान नहीं पहुँचाता। अब लास्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे फूड पॉइज़निंग, और हमारा बचता है यहाँ पे एफएसएसआई, और इसके बाद लास्ट रहेगा हमारा आमविष। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फूड पॉइज़निंग के बारे में। तो फूड पॉइज़निंग बेसिकली क्या है कि आपने क्या किया, जो कंज़म्पशन करना फूड का, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह थे, या फिर वो पूरी तरह प्रॉपर तरीके से स्टोर कुक नहीं था, या ऐसे प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं था, ऐसे फूड का सेवन करना हो गया, कहलाता है हमारा फूड पॉइज़निंग। उससे जो भी सिम्पटम्स आते हैं वो होते हैं फूड पॉइज़निंग, ठीक है। तो इट अकर्स बाय कंज़म्पशन, कब होता है, जब अगर हम कंज़म्पशन ऑफ फूड जो ऐसा है, कंटामिनेटेड फूड है, बैक्टीरिया वगैरह से स्टोर नहीं है अच्छी जगह पे, या उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पकाया गया, तो उसके थ्रू क्या होता है, हमें फूड पॉइज़निंग होती है। अब देखो इस फूड पॉइज़निंग में अगर हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होते हैं फूड पॉइज़निंग के, कौन-कौन से मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होते हैं? पहला होता है स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलो क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है फूड में, और क्या करता है, पॉइज़निंग सब्सटेंस या टॉक्सिन को रिलीज़ करता है। इसी तरह सैल्मोनेला, ये भी मल्टीप्लाई करता है, कहाँ पे, बाउल में, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे जाकर क्या करता है, डिसेंट्री वाली अमीबिक डिसेंट्री वगैरह करता है, ठीक है। इसी तरह जो सैल्मोनेला है वो क्या करता है, इन्फेक्शियस है और स्प्रेड हो सकता है, पुअर पर्सनल या फिर किचन हाइजीन वगैरह नहीं है, तो उस टाइम पे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब साइन एंड सिम्पटम्स क्या होंगे, अगर मान लो किसी को स्टेफिलोकोकाई की पॉइज़निंग हो गई है, स्टेफिलोकोकल की पॉइज़निंग हो गई है, तो साइन एंड सिम्पटम्स क्या रहेंगे, उसके साइन एंड सिम्पटम्स 2 से 6 घंटे के बीच में अपीयर हो जाएँगे। क्या रहेगा फूड में ठीक है, फूड पॉइज़निंग के लक्षण क्या मिलेंगे? नोज़िया मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगी, हेडेक मिलेगा, एब्डोमेन में पेन मिलेगा, डायरिया मिलेगा, ठीक है? या फिर शॉक के साइन एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं। इसी तरह स्टेफ़िलोकोकल के सिम्पटम्स हो गए, इसी तरह हम बात करते हैं सैल्मोनेला पॉइज़निंग। तो सैल्मोनेला पॉइज़निंग के जो सिम्पटम्स हैं वो कुछ घंटों के बाद आते हैं, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद भी आएँ। तो इसमें क्या मिलेगा, फ़ीवर मिलेगा, नोज़िया मिलेगा, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, और वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो साइन एंड सिम्पटम्स मिलते हैं शॉक में, ठीक है? अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि भाई या तो पेशेंट को रेस्ट कराओ, ठीक है? या उसे फ्लूइड दो, है ना? पेनल्टी ऑफ फ्लूइड दो, वोमिटिंग कराओ ताकि इसको जो फूड फूड है वो इंगल्फ बाहर आ जाए, या गैस्ट्रिक लेवाज वगैरह दो, पurgative दे दो, लाइक लैक्टोज़ वगैरह, ताकि जो उसका विरेचन करा दो, है ना? पurgative इसलिए विरेचन के लिए जाते हैं, और एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज़ कराओ जो बैक्टीरिया से हुआ है, ठीक है? अब मान लो अगर किसी को फूड पॉइज़निंग हुई है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, अपीयरेंस क्या आएगा, जो म्यूकोसा है जीआईटी की, जो इनर वॉल है जीआईटी की, वो कैसे मिलेगी, इन्फ्लेम मिलेगी, कंजेस्टेड मिलेगी, और वहाँ पे अल्सर्स मिल सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होंगे, कंजेस्टेड मिलेंगे। वहाँ पे क्या रहेगा, उसका जो जो लीवर है उसका फैटी डिजेनरेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब इसी में अगर मशरूम पॉइज़निंग है, तो मशरूम पॉइज़निंग की अगर हम बात करते हैं कि मशरूम की स्पीशीज़ के डिपेंड करता है, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन टॉक्सिक प्रिंसिपल कि उसमें मशरूम में कौन-सा प्रिंसिपल है, मतलब कौन टॉक्सिसिटी करा रहा है। जैसे हर एक स्पीशीज़ में अलग-अलग टॉक्सिक प्रिंसिपल होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी ने जो हमारा मस्करिन टाइप के मिलते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ये सिम्पटम कब मिलते हैं, ये अर्ली मशरूम पॉइज़निंग अभी हुई है, तो ड्यू टू आइनो आइनोसाइबी, ठीक है? या फिर हम इसकी रिलेटेड स्पीशीज़ में बात करें, जैसे तो यहाँ पे सिम्पटम्स क्या मिलेंगे, स्वेटिंग मिलेगी, सैलिवेशन मिलेगा, नोज़िया मिलेगा, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह मिलेगा, ठीक है? तो मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है मशरूम पॉइज़निंग की कि उसका जो टॉक्सिसिटी कॉज़ कर रहा है उसमें कंपाउंड कौन-सा है। जैसे यहाँ पे आइनोसाइब अगर है तो वो क्या करेगा, मस्करिन इफ़ेक्ट देगा, ठीक है? जैसे स्वेटिंग कराएगा, सैलिवेशन वगैरह देगा। लेकिन अगर वहाँ पे क्या है, हाँ, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं पहले, तो इसके ट्रीटमेंट क्या है, एट्रोपिन देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे क्या है कि जो उसका जो टॉक्सिक प्रिंसिपल अगर आइसो
ज़ोल है, ठीक है? एज़ोल है, ठीक है? तो अगर आइसोएज़ोल है, ये कंपाउंड किसमें पाया जाता है? एक स्पीशीज़ होती है ए मस्करिक, ठीक है? तो ये क्या करता है, आइसोएज़ोल क्या करता है, ये क्या करता है, कंपाउंड एक्टिवेट करता है हमारे अमाइनो एसिड रिसेप्टर को और ब्लॉक कर देता है मस्करिन रिसेप्टर को, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में हैलुसिनेशन वगैरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। जिसकी वजह से क्या रहेगा, अटेक्सा रहेगा, ठीक है? अनकंट्रोल मूवमेंट रहेगा, एब्नॉर्मल मूवमेंट रहेगा, टॉनिक-वॉनिक सीज़र्स मिलेंगे, ठीक है? हिस्टेरिया मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ लोग मिलेगा या फिर उसको बहुत ज़्यादा डर रहेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? सिंपल सेडेटिव दे दो, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम या मिडाज़ोलाम। तो ये यहाँ पे ये हो जाता है हमारा फूड पॉइज़निंग में, ठीक है? फूड पॉइज़निंग अगर स्टेफ़िलोकोकाई की वजह से होगी तो क्या सिम्पटम्स मिलेंगे? सल्मोनेला का टाइफी की वजह से होगी तो क्या सिम्पटम्स मिलेंगे? मशरूम की वजह से होगी तो क्या सिम्पटम्स मिलेंगे? मशरूम में 2 स्पीशीज़ होती हैं, तो डिपेंड करता है कि स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ कौन-सा वहाँ पे टॉक्सिक प्रिंसिपल है। जैसे यहाँ पे आइनोसाइड था, ठीक है? तो उसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन-सा था? आइसोएज़ोल था, ठीक है? इस तरह से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसके एफएसएसआई थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्टिविटी ऑफ इंडिया, ठीक है? तो एफएसएसआई का भी थोड़ा-सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो एफएसएसआई की अगर हम बात करते हैं ये हमारी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश किसके अंदर अंडर अंडर हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफएसएसआई को कब लॉन्च किया था? इसको कब एस्टेब्लिश किया था? अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2016, ठीक है? जो कंसोलिडेटिंग स्टेटस रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन इन इंडिया, मतलब सिंपली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इसको जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट था 2006 के अकॉर्डिंग, तो उसको इसके अकॉर्डिंग इसको एफएसएसएआई को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका काम क्या है कि भाई जिसका काम क्या है कि फूड सेफ्टी और रेगुलेशन को मेंटेन करना इंडिया के अंदर, ठीक है? एफएसएसआई जो भी है वो सारी चीज़ें प्रमोशन या फिर प्रमोटिंग हेल्थ, जो भी रेगुलेशन वगैरह फूड की सेफ्टी वगैरह कौन देखता है? हमारा एफएसआई देखता है। ये किस पे बेसिकली वर्क करता है? इट वर्क ऑन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अभी बताया, लाइक पैकेजिंग और लेबलिंग वगैरह, या रेगुलेशन 2011 एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कंटेनमेंट कंटेनमेंट्स, ठीक है? टॉक्सिंग एंड रेजिड्यू रेगुलेशन 2011। तो 2011 में मतलब इस पे पैकेजिंग कैसी होगी, लेबलिंग वगैरह कैसी होगी, उस पे वर्क करता है। कंटेनमेंट्स देखना, टॉक्सिन्स देखना या रेजिड्यू वगैरह देखना, उसको सब कुछ चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है? हमारा एफएसआई करता है। एफएसआई क्या करता है? इसके पास एफएसआई हैज़ प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर फॉलोइंग, सब किस किस के लिए इसके पास वो है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? फ्रूट्स ऑयल उनमें क्या रहेगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं कि उसमें कंटेनमेंट तो नहीं है, टॉक्सिन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना। सीरियल्स वगैरह, दाल वगैरह और दाल के प्रोडक्ट, मीट वगैरह, मीट के प्रोडक्ट्स, फिश वगैरह, फिश के प्रोडक्ट्स, स्वीट वगैरह, कन्फेक्शनरी या बेवरेजेस वगैरह, तो उसको सब कंट्रोल कौन करता है? हमारा ये हमारा एफएसआई कंट्रोल करता है, ठीक है? या स्वीटनिंग एजेंट जैसे लाइक हनी, सॉल्ट वगैरह, इन सब में देखना, या फिर वहाँ पे कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह पे छेड़खानी तो नहीं की है, प्रोप्राइटरी फूड, एडिशन ऑफ फूड, फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल फूड लाइक वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, राइस एंड व्हीट वगैरह। तो सिंपल अगर हम बात करें एफएसआई पे पूछा नहीं जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कब इसको किया था। तो 2006 पे इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि 2006 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट है हमारा आमविश। तो आमविश क्या होता है आपको पता है कि जब हमारी जो जाठराग्नि है उसकी मंदता हो जाती है, तो जो हमारा आहार रस है उसका प्रॉपर तरीके से पाचन नहीं होता, और क्या होती है, आम रस की उत्पत्ति होती है, इसको हम आमविश कहते हैं। तो आहार रस का मंद अग्नि की स्थिति में क्या हो जाना, जब पूर्णतः से पाक नहीं होता, तब हम क्या कहते हैं कि आमविश की उत्पत्ति होती है। अब आमविश की उत्पत्ति में क्या मिलता है बेसिकली अगर हम बात करते हैं, स्रोतो अवरोध और शोणित दृष्टि, मतलब जो हमारा ब्लड है वो दुष्ट हो जाता है और स्रोतो अवरोध हो जाता है, और आम का बनना दोषों की वृद्धि एवं प्रकोप में मुख्य कारण है, ठीक है? तो दोषों की वृद्धि या प्रकोप में कौन कारण है? जो हमारा आम है। स्रोतावरोध या शोणित, मतलब हमारा जो ब्लड है उसकी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें या विटिलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा आम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? ये कैसे बनता है? विरुद्ध आहार के कारण, या तो मंद अग्नि होती है जो आम के बनने का मुख्य कारण होता है। तो अग्निमंद या विरुद्ध आहार को यहाँ पे मुख्य कारण बताया गया है। और आम क्या है? इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म के समूह के रूप में माना जाता है। मतलब क्या है कि वही अपक्व रस को हम क्या कहते हैं? आम कहते हैं। ये शरीर के ऊतकों में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को पैदा करता है, जो कई शारीरिक विकार जैसे लाइक को उत्पन्न करता है, ठीक है? और आम को क्या है? एंटीजन भी मान सकते हैं। तो एंटीजन क्या करेगा? हमारी बॉडी में क्या करेगा? इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को, मतलब जो हमारी रिएक्शंस है हमारी बॉडी में, जब एंटीजन जाता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, तो रिएक्शन को भी बढ़ा सकता है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं तो आम
यह स्रोत अवरोध के कारण वात की वृद्धि हो जाती है। अगर आम उत्पन्न हुआ, आम की वजह से क्या हुआ, स्रोत अवरोध हुआ, तो वात की वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो शरीर है वो कमज़ोर पड़ने लगेगा और शारीरिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होने लगती है। यहाँ पे छोटा-सा इसके बारे में, आमिष के बारे में बताया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। थोड़ा बहुत मेरा प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जल्दी करके मुझे ये चीज़ें पढ़ानी थी। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।